नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 82 से 86 व आंकलन 12 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 82। ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ है वो विकसित कर पाना। ज्यामितीय जो आकृतियाँ होती है उनका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं उसका ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा कोई भी आकृति होती है उसका परिमाप ज्ञात करते हैं तो उसका बाहरी जो एरिया होता है उसको नापा जाता है। जैसे आपको ये पता हो यहाँ से यहाँ तक जो है ए बी सी और डी, तो ए से बी तक मान लो 5 सेमी है तो ये 5 सेमी हो गया। फिर बी से डी तक है 3 सेमी है तो 3 हो गया। फिर सी से डी तक 5 है तो 5 हो गया। फिर ए से सी तक 3 है तो 3 हो गया। अब आपको पूछे इसका परिमाप बताओ तो ये आप चारों को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। 5 और 5 10 हो गए और 3 3 3 6 हो गए, यानी आप परिमाप बता सकते हो कि इसका परिमाप है वो 16 है। तो आप इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दी गई आकृतियों का परिमाप बताएं। या कै देख लेते हैं। ये 4 सेमी है, ये फिर 2 सेमी, फिर 4 सेमी, फिर 2 सेमी, तो 4 और 4 8, 8 और 2 हो गए आपके 10 और 2 12, यानी इसका परिमाप आपसे पूछे तो 12 सेंटीमीटर हो गए। सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर। इसी तरह ख देखोगे तो ये जो 5 सेमी हो गया, 5 और ये हो गया आपका 3 सेमी, 3 सेमी हो गया। फिर ये 3 और हो गया तो हो गया 11, 11 और फिर ये 2 हो गया 12 13, 13 और 2 फिर ये हो गया 14 15 और फिर एक ये हो गया 16, तो 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। आप ये मत सोचना जो लिखा है उसको ही जोड़ना है, लिखे हुए को नहीं देखना, आपको परिमाप देखना है पूरा पूरा। तो पूरा पूरा देखते हैं तो ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये पूरा पूरा आपको पता लगाना है। फिर तीसरा देख लीजिए, ये 4 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 3 है, तो टोटल जोड़ा तो 14 सेंटीमीटर परिमाप देखने को मिलता है। आगे गह देख लीजिए। गह में भी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश करना। ये 2 सेमी हो गया, फिर ये 1 सेमी हो गया, फिर ये 1 सेमी हो गया, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 ये हो गया। फिर ये 5 और ये 6, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 6 सेंटीमीटर। और लिखा हुआ आपको दिख रहा है कितना, 2, तो ये 6 हो गया। तो इसी प्रकार इधर भी ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 3 है और ये भी 3 है, तो 3 और 3 6 हो गए, 6 और 3 18 12 हो गए, 12 और 3 18 हो गए, यानी 18 सेंटीमीटर है वो इस आपका परिमाप हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसमें भी परिमाप ही ज्ञात करना है। इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो 12 12 12 तीनों को जोड़ा, 12 36 हो गया परिमाप। यहाँ 7 पंजे 7 7 7 7 7, पाँचों को जोड़ा 7 पंजे 35 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। यहाँ 7 7, ये भी 7 7 7 7 7, यानी 8 बार है, तो 7 8 56 है, ये परिमाप हो गया। फिर ये 18 15 18 15, तो इनको जोड़ा तो कितने हो गए, 66 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। इस तरीके से बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। अब देखो आगे, नीचे कुछ आयताकार वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का माप परिमाप है वो बताना है। यहाँ आप देख रहे हो तो 48 सेंटीमीटर है लंबाई और 60 सेंटीमीटर है आपकी चौड़ाई। अब परिमाप कितना आया है, 216 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, इसका पता करने के लिए आप इसको क्या करोगे, 2 बार गुणा करने के बाद में लास्ट में आप इसे जोड़ लोगे तो ये परिमाप आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी आकृति है, जैसे ये आकृति है, मान लो ये 48 लंबाई 48 है, तो इसकी सामने वाली भी 48 ही है। चौड़ाई आपकी 60 है, तो इधर ये चौड़ाई भी, ये भी 60 होगी। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो 216 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से लंबाई 29 है, चौड़ाई 29 है, यानी अब ये लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो आप सीधे ही कर सकते हो। लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसका मतलब वर्ग है, 4 से गुणा कर लो, 24 को 4 से गुणा, 29 को 4 से गुणा करोगे तो 116 सेंटीमीटर उत्तर आ जाता है। यहाँ लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो लंबाई को 2 से गुणा करो, चौड़ाई को 2 से गुणा करो, फिर इन सबको जोड़ोगे तो 88 सेंटीमीटर उत्तर आ जाता है परिमाप। इसी तरह यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों एक हैं, तो 60 × 4 कर लोगे 240 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। तो ये कुछ परिमाप से संबंधित प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ परिमाप से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो आप इस सब में देखोगे तो इसी का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, बाकी इसका 30 ही है।
30 ही है परिमाप। इसका देखोगे तो 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, ये 52 सेंटीमीटर ही है। ये 30 सेंटीमीटर है। ये भी पूरा नहीं होगा आपका, जोड़ लो 5 5 10 15 20 25 और 30 40, ये नहीं, ये 40 सेंटीमीटर है। तो ये नहीं हो रहे तीनों, तो 63 सेंटीमीटर ये हो रहे हैं। नीचे घर के एक कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप बताना है। ये 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, ये 3। तो ये सब इनका जोड़ते हैं तो परिमाप जो आपके सामने मिलता है वो 68 सेंटीमीटर मिलता है। इन सबको जोड़ा तो 68 सेंटीमीटर परिमाप है वो देखने को मिला। अब बढ़ते हैं कार्यपत्रक 83 की तरफ। ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो समझ है वो विकसित होनी जरूरी है। अब वो पहले आपने जो किया वो परिमाप था, अब आपको क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देख लेते हैं क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताए। एक वर्गाकार खाना बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई होता है। यानी जो ये 1 वर्गाकार खाना आपको दिख रहा है तो ये 1 वर्ग इकाई के समान है। तो वर्ग इकाई के समान है तो आप देख लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 4 हो गए 1 में, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गए। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 वर्ग इकाई। इसी तरह 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 26 27। तो ये 27 वर्ग इकाई हो गया क्षेत्रफल इसका। इसका वर्ग इकाई कितना हो जाएगा, 5 5 10 11 12 13, तो 13 वर्ग इकाई क्षेत्रफल इसका हो गया। इस तरीके से क ख और ग जो प्रश्न थे वो हमने हल किए, जिसका अलग अलग क्षेत्रफल देखने को मिला। एक का 20 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, एक का 27 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, एक का 13 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। दूसरा जो प्रश्न आपका है उसमें भी आप देख लेंगे कि छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है। ऑप्शन ए क ख ग और ग किसका सबसे अधिक है। तो इसका परिमाप आप देखोगे तो 20 वर्ग इकाई है। कैसे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, तो ये 20 वर्ग इकाई हो गया। इनको देखोगे तो 21 वर्ग इकाई हो रहा है, इनको देखोगे तो 16 वर्ग इकाई हो रहा है, इनको देखोगे तो 15 वर्ग इकाई क्षेत्रफल देखने को मिलता है। 4 4 8 4 12 13 14 15, 15 वर्ग इकाई है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। अब पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें और बताएं कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, इन चारों में सबसे अधिक है वो जो ख ऑप्शन है वो होगा 21 वर्ग इकाई। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो प्रश्न है आपका, दी गई आकृतियों में बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। अब आपको इसमें यह बताना, 4 आकृतियां दे रखी है, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है, ये दोनों चीज़ें बतानी है। तो आपको बताया है कि एक ये कॉलम है आपका वर्ग है, ये 1 वर्ग इकाई के समान है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। अब इस आधे और आधे को मिलाया 7 हो गया, इस आधे और इस आधे को मिलाया 8 हो गया। तो ये हो गया आपका 8 वर्ग इकाई। इसी तरीके से ये 9 वर्ग इकाई हो गया और ये आपका 1 2 3 4 5 4 5, फिर ये आधा मिला 6 और ये आधा मिला तो 7 वर्ग इकाई हो गया। ये हो गया आपका 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 वर्ग इकाई हो गया। अब आपको पूछा है कि सबसे अधिक किसका है और कितना अधिक है। तो सबसे अधिक ऑप्शन जो ग है उसका अधिक है और 15 वर्ग इकाई है। तो ये प्रश्न आपको इस तरीके से करना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल को बताएं। बढ़ते से घटते क्रम का मतलब ये होता है, बढ़ते से घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम में लिखना है। देखोगे अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखते हैं, पहला देख लेते हैं ए को। ए में जो है कितने वर्ग इकाई है, 5 वर्ग इकाई है। बी है वो 9 वर्ग इकाई है। सी है 12 वर्ग इकाई है। डी है 10 वर्ग इकाई है। ई 10 वर्ग इकाई है और एफ जो है 17 वर्ग इकाई है। इस प्रकार ये वर्ग इकाई आपको बताया कि ये कॉलम 1 वर्ग इकाई है, तो आप कॉलम गिन करके पता कर सकते हो कौन सा कितने वर्ग इकाई है। अब इसमें बताए हैं कि बढ़ते से घटते इन अवरोही क्रम में बड़ी संख्या पहले, तो सबसे बड़ी संख्या है आपकी ये 17 वर्ग इकाई, तो एफ भरेंगे। फिर उससे छोटी सी 12 है वो भरेंगे। फिर ई 10, फिर डी 10, फिर बी
9, फिर A 5। इस तरीके से ये आपको बढ़ते से घटते क्रम लिखना था, यानी अवरोही क्रम में लिखना था। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 84 की तरफ। पैटर्न की समझ है वो विकसित कर पाना। पैटर्न को पहचान कर नियम बताएं और आगे बढ़ें। क्या है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सीधे सीधे इसे हल कर सकते हो, कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं। जैसे ये तीर का निशान ऊपर गया है तो दूसरी बार में तीर का निशान नीचे लाना है, तीसरी बार में वापस ऊपर, चौथी बार में नीचे लाना है, पांचवी बार में वापस ऊपर, छठी बार में उसे तीर को नीचे लाना है, सातवीं बार में ऊपर ले जाना, आठवीं बार में नीचे लाना है, नौवीं बार में उसे ऊपर ले जाना है। तो ये कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। यानी एक बार तीर है वो ऊपर और एक बार तीर नीचे लाना है, ये इसका नियम कहता है। दूसरा प्रश्न देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला त्रिभुज, फिर आयत, फिर अंडाकार आकृति। तो फिर त्रिभुज, आयत, अंडाकार आकृति। अब वापस त्रिभुज, आयत और अंडाकार आकृति बनानी है, तो आप आसानी से इसे भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है, त्रिभुज, आयत व अंडाकार का क्रम रहेगा इसके अंदर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। 3 नंबर में वर्त जो है, वर्त के अंदर तीर ऊपर है, उत्तर के अंदर, उत्तर से सीधे उसे घुमाया पश्चिम में, पश्चिम से सीधे दक्षिण में, दक्षिण से पूर्व में, वापस उत्तर में गया, फिर पश्चिम में गया, फिर दक्षिण में आया, फिर पूर्व में गया, फिर उत्तर में गया। इस तरीके से इसे घुमाते रहना है। तो ये पैटर्न को इस प्रकार चलेगा तीसरे के अंदर। चौथा है संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़िए। जैसे पैटर्न देखोगे तो 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, यानी +10 हो रहे हैं, 40 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ, यानी संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। अब आगे दूसरा देखो, 3, 8, 13। तो इसमें आप क्या करोगे, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 में 5 जोड़े 18, 18 में 5 जोड़े 23, 23 5 5 जोड़े तो 28 हो गया। नियम क्या बन रहा है कि संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 9 को 3 से गुणा किया 27 आया, 27 को 3 से गुणा किया तो 81 आया, 81 को 3 से गुणा किया तो 243 आया, 243 को 3 से गुणा किया तो 729 आया। इस प्रकार आप आगे से आगे 3 से गुणा करते जाओगे, अगली संख्या आती रहेगी। नियम कहता है कि संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं चौथा, 30, 25, 20, यानी 5 घटाने पर 30 में 5 घटाए 25 आए, 25 में 5 घटाए 20 आए, 20 में से 5 घटाए 15, 15 में से 5 घटाए 10, 10 में से 5 घटाए 5, यानी संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। पांचवा देख लेते हैं 64, 32, 16, 4, यानी 64 का आधा किया 32, 32 का आधा किया 16 हुआ, 16 का आधा किया 8, 8 का आधा किया 4, 4 का आधा किया 2, 2 का आधा किया तो 1 आया। यानी कह सकते हैं कि संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। आप सीधा संख्या के अंदर 2 का भाग दोगे, अगली संख्या अपने आप आती रहेगी। अब बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 85 की तरफ। आंकड़ों को व्यवस्थित करने और निष्कर्ष निकालने की जो समझ है वो विकसित कर पाना से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। किसी ने 2 बताया, किसी ने 5 बताया, किसी ने 7 बताया, इस प्रकार बताया। तो इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है। जेब खर्च बताना है रुपए में, पहली मार्क लिखना है, छात्र संख्या लिखनी। अब 2 रुपये जेब खर्च वाले गिनती की तो 5 जने मिले। एक ये 2 रुपये वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जने मिले तो 5 का टेली मार्क बनाया और 5 छात्र हो गए। 4 वाले कितने हुए, 4 वाला हुआ 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हो गया 4 वाला भी। 5 वाले कितने हुए, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी 5 हो गए। 7 वाले कितने हैं, 8, 7 वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये 7 वाले 8 हो गए। 10 वाले इनमें 10 वाला कोई है नहीं, शून्य हो गया। इस तरीके से आपको ये करना था। अब इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए कि 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या। तो 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्र कितने हैं, 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्र कितने हैं, 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्र हैं 5, तो आपको 5 करने हैं। 10 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्र, 10 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्र शून्य है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 25 है, क्योंकि ये तो हो रहे हैं कितने, 23 हो रहे हैं, और 2 40 रुपये जेब खर्च करने वाले हैं, तो टोटल 25 लड़के हैं। इस तरीके से इसे हल करना था। फिर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। ये कुछ अंक हैं को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है। जैसे 2 अंक वाले कितने छात्र हैं,
3 अंक वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने हैं और 6 वाले कितने हैं। 2 अंक वालों की संख्या पूछे तो 1 2 3 4, 4 2 अंक वाले हो गए 17। फिर 3 अंक वाले कितने हैं, तो 3 अंक वाला 1 2 3 4 5, 5 हो गए आपके 3 अंक वाले। 4 अंक वाला 1 2 3 4, 4 हो गए आपके 4 अंक वाले। 5 अंक वालों की 1 2, 2 हो गए आपके 5 अंक वाले। 6 अंक वाला कितना है, 1 और 2, 6 अंक वाले भी 2 हो गए। इस तरीके से आपको ये करना था। फिर इससे संबंधित प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है। सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक है वो है आपके 3 अंक वाले छात्र ज़्यादा है। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4 हो गई। फिर कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कुल आपके 17 छात्र हैं। तो ये जो आपके पहला और दूसरा प्रश्न इस प्रकार था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा जो प्रश्न आपका है वो है कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। जैसे परिवार में सदस्य संख्या 2 3 4 5, 2 सदस्य वाले परिवार है, 3 सदस्य वाला परिवार, 4 सदस्य वाला परिवार और 5 सदस्य वाला परिवार। 2 सदस्य वाला परिवार वाले छात्र कितने मिले, 2। 3 सदस्य वाले 7, 4 सदस्य वाले 10 छात्र मिले, 5 सदस्य वाले 9 मिले। तो टोटल कितने छात्र हैं, 28। यहाँ इनको टैली मार्क में भी लिख लिया। अब प्रश्न ये पूछा है कि सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो सबसे छोटा परिवार 2 वाला है और उनकी छात्रों की संख्या 2 है। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, सबसे बड़ा परिवार 5 वाला है और 5 वाला कितने हैं छात्र, 9 है। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है, टोटल कितने हैं छात्र, 28 छात्र हैं। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 86, चर राशियों की समझ विकसित कर पाना। चर राशि अचर राशि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी है। चर राशि वो होती है जो परिवर्तनशील राशि होती है। जो परिवर्तनशील जो राशि होती है वो राशि आपकी चर राशि कहलाती है। परिवर्तनशील राशि क्या कहलाएगी, चर राशि कहलाती है। ये पता होना चाहिए। अब आप देखो नीचे कुछ राशियां दी गई है, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों को अलग अलग समूह में बताना है। अब देखते हैं अलग अलग समूह में इसे कैसे बताना है। जैसे भारत की जनसंख्या चर है या अचर है, यानी परिवर्तनशील है, तो वो परिवर्तनशील मान वाली राशियां इस बी में लिखनी है और जो निश्चित मान वाली राशियां हैं वो ए में लिखनी है। तो भारत की जनसंख्या है वो परिवर्तनशील में आएगी क्योंकि बदलती रहती हैं। विद्यार्थियों की संख्या परिवर्तनशील में आई, बदलती रहती हैं। पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है तो ये भी परिवर्तनशील में आएगी। फिर एक वर्ष में महीनों की संख्या ये जो है बढ़ती नहीं है, बराबर रहती। सप्ताह के दिनों की संख्या बराबर रहती, निश्चित है। विद्यार्थी का कद है बदलता रहता है, तो विद्यार्थी का कद बदलता रहता है। फिर पौधे की लंबाई बदलता रहता है। 1 घंटे में मिनट निश्चित होते हैं, घंटे के जो मिनट होते हैं वो निश्चित होते हैं। फिर अंक, गणित में अंकों की संख्या वो भी निश्चित होती है, अंकों की संख्या वो भी निश्चित होती है। इस तरीके से परिवर्तनशील मान वाली राशियों को और निश्चित मान वाली जो राशियां हैं उनको आप क्या करोगे, अलग अलग लिखने की कोशिश करोगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। चर जो राशि होती है उनको अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। तो नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, उनमें से चर राशियां छांटिए। तो हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला से जुड़ा हुआ कोई भी अक्षर होगा वो चर राशि कहलाएगी। आप देखोगे 6B है, ये अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है तो ये आपकी चर राशि में आएगा। फिर ये चर में नहीं आएगा। X है चर में आएगा, -P चर में आएगा। 10 ये चर में नहीं आएगा। -18P है ये चर राशि आ जाएगा। 3A चर में आ जाएगा। -2Q चर में आ जाएगा। 1/2S है ये भी चर में आ जाएगा। तो ये सभी चर राशियां हैं जो मैंने अलग लिखी है। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। 3 नंबर जो प्रश्न है आपका वो नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर है तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये पूरी छायांकित भाग है तो ये 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे करेंगे, 1/2 A वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 है भरा हुआ और टोटल 2 है तो 1/2 वर्ग सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो 2 भरे हुए हैं तो 2/3 A वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसको देखोगे तो 1/4 A वर्ग सेंटीमीटर हो गया।
इसको देखोगे 2/10 ए वर्ग सेंटीमीटर हो गया, इनको देखोगे तो 3/6 ए वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो ये कुछ प्रश्न है आपको इस तरीके से करने थे। बढ़ते हैं आगे आंकलन नंबर 12 की तरफ। आंकलन नंबर 12 जो है उसे हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति का परिमाप है वो बताना है। तो 8, 8 और 8, 8 दिए 24, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप ज्ञात करोगे तो भुजा इंटू 4 या 4 इंटू भुजा सूत्र होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। संख्या पैटर्न 15, 17, 19 में आगे आने वाली संख्या, यानी इसमें +2 हो रहा है, +2 +2, तो +2 करोगे तो 21 हो जाएगा। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 21 होगा। 8 का टैली चिन्ह बताना है, तो 5 और 3 8, ये 8 का टैली चिन्ह हो गया। अब आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। 5 नंबर को देख लेते हैं कि परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। परिमाप ज्ञात करना है। 4 और 4 कितने हो गए? 8। 2 और 2 कितने हो गए? 4, 12 सेंटीमीटर हो गया। इसका देखोगे तो 5, 3 8, 3 हो गया आपका। 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 2 हो गया 15, 15 और 1 16, 16 सेंटीमीटर हो गया। इनका देखो 4 4 8, 3 3 6, 14 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका परिमाप है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। यहाँ घंटे जोड़ने हैं। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जोड़े तो 18 घंटे हो गए। यहाँ 5 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 50 मिनट को जोड़ा तो 10 घंटे 10 मिनट हो गए। घंटों की जोड़ आनी चाहिए। आगे देखते हैं अब प्रश्न नंबर 7 को। जोड़ करनी है, लीटर और मिलीलीटर की जोड़ आनी चाहिए। तो लीटर मिलीलीटर की जोड़ आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हासिल लगे वो अगली संख्या के ऊपर हासिल लगा देना। सामान्य जो जोड़ करते हो उसी तरीके से इसे भी करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सामान्य जोड़ करते हो, जैसे मैं एक बता देता हूँ, इनको जोड़ता हूँ दूसरे नंबर को, 0 और 0 5, फिर 5 और 3 8, फिर 8 और 2 10, तो 10 का शून्य कर दिया मैंने यहाँ पर, और अगला एक जो था वो हासिल में अगली संख्या के ऊपर लगा दिया, लीटर के साथ में ले लिया। तो इसे आसानी से कर सकते हो। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। पहला प्रश्न 8वें का देख लेते हैं। 18, 25 और 32। तो आपको यहाँ 18 में और 25 में अंतर देखने को मिल रहा है 7 का, यानी 18 में 7 जोड़े तो 25 हुआ, फिर 25 में 7 जोड़े तो 32 हो गया, 32 में 7 जोड़े तो आपका 39 हो गया। यहाँ 39 है, और 39 में 7 जोड़ोगे तो 46 हो जाएगा। इस तरीके से ये करना है। यानी नियम क्या कहता है कि संख्या में 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। दूसरा देखोगे तो 45 है। 45 में कितने कम हो रहे हैं? 6, यानी 6 माइनस करोगे तो 39, 39 में 6 माइनस किए 33, 33 में 6 माइनस किए 27 हो गए। अब 27 में 6 माइनस करोगे तो आपके हो जाएंगे 21। तो नियम ये कह रहा है कि संख्या में 6 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो संख्या में 6 घटाने पर क्या हो रही है? अगली संख्या प्राप्त हो रही है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास आई तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।